हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती हैं। मैक्रोलाइड्स वो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। बैक्टीरियाज में प्रोटीन की सिंथेसिस ना होने की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती और इसीलिए मैक्रोलाइड्स बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स हैं, वो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देते। सो मैक्रोलाइड्स इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ एंड आर बैक्टीरियोस्टैटिक। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, antibacterial spectrum, pharmacokinetics, adverse effects and uses of macrolides. Erythromycin macrolides का फर्स्ट मेंबर है जो कि 1950 में डिस्कवर हुआ था। लुक एट दिस फिगर, ये एरिथ्रोमाइसिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। मैक्रोलाइड्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक लार्ज मैक्रोसाइक्लिक रिंग होती है। ये एक काफ़ी बड़ी मैक्रोसाइक्लिक रिंग है जो कि डीऑक्सी शुगर मॉलिक्यूल से कनेक्टेड रहती है। एरिथ्रोमाइसिन के अलावा मैक्रोलाइड्स क्लास में जो एंटीबायोटिक्स आते हैं वो हैं रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन। जैसा कि पहले डिस्कस हो चुका है, एरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स का पहला मेंबर है। एरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसीस एरिथ्रियस से आइसोलेट किया गया है। बाकी सभी मैक्रोलाइड्स सेमी सिंथेटिक हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, पेनिसिलिन नैरो माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव है। जब से एरिथ्रोमाइसिन की डिस्कवरी हुई है तब से एरिथ्रोमाइसिन को एज एन ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन यूज़ किया गया है, क्योंकि एरिथ्रोमाइसिन भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट हाईली एक्टिव है। अब समझते हैं मैक्रोलाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैक्रोलाइड्स बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। बैक्टीरिया में प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होने देते। प्रोटीन की सिंथेसिस ना होने की वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते। मैक्रोलाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टडी करने से पहले समझते हैं बैक्टीरिया प्रोटीन्स कैसे सिंथेसाइज करते हैं। तो लुक एट दीज 4 फिगर्स। ये है बैक्टीरियल राइबोसोम जो कि 2 सब यूनिट्स का बना है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट एंड 50S राइबोसोमल सब यूनिट। ये है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पर कोडोन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। मैसेंजर आरएनए 30S राइबोसोमल सब यूनिट से अटैच हो जाता है। 50S राइबोसोमल सब यूनिट पर 2 साइट्स हैं, पेप्टिडाइल और पी साइट और एक्सेप्टर और ए साइट। ये है ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पर जो कोडोन होते हैं उसके हिसाब से ट्रांसफर आरएनए बैक्टीरियल राइबोसोम की ए साइट पर एक नया अमाइनो एसिड लेकर आता है। ये है नेसेंट पेप्टाइड चेन, जिसमें और अमीनो एसिड्स जुड़ने पर ये लंबी हो जाएगी और उससे बैक्टीरियल प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। अभी इस पेप्टाइड चेन में 3 अमीनो एसिड्स हैं जिन्हें नंबर दिया गया है 1, 2 और 3। अब नेक्स्ट 4th अमीनो एसिड ए साइट पर ट्रांसपोर्ट होकर आता है। इसके बाद ये नेसेंट पेप्टाइड चेन पी साइट से ए साइट पर ट्रांसलोकेट हो जाती है और 4th अमीनो एसिड इसमें जुड़ जाता है। इस तरह ये पेप्टाइड चेन लंबी होती रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इलोंगेटेड पेप्टाइड चेन फिर से ए साइट से ट्रांसलोकेट होकर पी साइट पर पहुंच जाती है, जिससे कि फिर से एक नया अमीनो एसिड फिर से ए साइट पर आ सके। मैक्रोलाइड्स बैक्टीरिया के 50S राइबोसोमल सब यूनिट से अटैच हो जाते हैं और
इलोंगेटेड पेप्टाइड चेन को ए साइट से पी साइट पर ट्रांसलोकेट नहीं होने देते। तो इस तरह ए साइट ब्लॉक हो जाती है। राइबोसोम ये जो राइबोसोम है ये मैसेंजर आरएनए से अटैच तो रहता है पर आगे की तरफ बढ़ नहीं पाता। मैसेंजर आरएनए का नेक्स्ट कोडोन पढ़ा नहीं जाता। दूसरा, ए साइट के ब्लॉक होने की वजह से अगला नेक्स्ट अमीनो एसिड ए साइट पर नहीं आ पाता। पेप्टाइड चेन फर्दर इलोंगेट नहीं हो पाती। पेप्टाइड चेन का इलोंगेशन रुक जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन बन रहा था उसकी सिंथेसिस भी रुक जाती है। सो दिस कॉजेज प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। और इस वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और मैक्रोलाइट्स बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन में मैक्रोलाइट्स कुछ बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं, मार देते हैं और बैक्टीरिसाइडल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोलाइट्स। नाउ एरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइट एंटीबायोटिक की डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी। तो लेट्स स्टडी एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन का नैरो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है। ये मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है, पर कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और कुछ एटिपिकल बैक्टीरिया पर भी इसका बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन है। ना ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और ये एटिपिकल बैक्टीरियाज हाईली सेंसिटिव हैं। एरिथ्रोमाइसिन से ये हाईली सेंसिटिव है। एरिथ्रोमाइसिन इन बैक्टीरियाज के अगेंस्ट हाईली एक्टिव है। नाउ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज जो कि एरिथ्रोमाइसिन से हाईली सेंसिटिव हैं वो हैं स्टेफिलोकोकस ओरियस, देन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिनसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से अपर रेस्पिरेटरी एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं। ना कुछ स्टेफिलोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस भी होते हैं और इसीलिए एरिथ्रोमाइसिन को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। Another gram-positive bacteria is Streptococcus pyogenes. Then erythromycin is effective against Corynebacterium diphtheriae, जिससे whooping cough होता है. Then Clostridium tetani, Listeria. Now gram-negative bacteria जो कि erythromycin से highly sensitive है वो है Neisseria gonorrhea, Campylobacter jejuni, Bordetella pertussis, Moraxella catarrhalis. एटिपिकल बैक्टीरियाज हैं माइकोप्लाज्मा निमोनिया, जिससे एटिपिकल निमोनिया होता है। देन लेजियोनेला नीमोफिला, जिससे लेजियोनेयस निमोनिया होता है। नाउ बैक्टीरियाज दैट आर मॉडरेटली सेंसिटिव टू एरिथ्रोमाइसिन आर ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, देन ग्राम नेगेटिव हीमोफिलस डुक्राई, then gram-negative Haemophilus influenza, then gram-negative Neisseria meningitidis, then atypical bacteria are Chlamydia trachomatis and Rickettsia. Now clarithromycin का antibacterial spectrum erythromycin जैसा है, जिसमें कुछ और बैक्टीरियाज इंक्लूडेड हैं जैसे कि माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे और कुछ एनारोब्स। नाउ एजिथ्रोमाइसिन का कंपैरेटिवली वाइडर, मतलब इन बैक्टीरियाज के अगेंस्ट तो एजिथ्रोमाइसिन एक्टिव है ही, बट इस एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम से कंपैरेटिवली वाइडर एक्सटेंडेड एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम एजिथ्रोमाइसिन का है। नाउ एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के बाद अब स्टडी कर लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। नाउ एरिथ्रोमाइसिन एसिड लेबाइल है, यानी कि स्टमक का गैस्ट्रिक एसिड एरिथ्रोमाइसिन को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसीलिए एरिथ्रोमाइसिन को एज एन एंटेरिक कोटेड टैबलेट एडमिनिस्टर किया जाता है। नाउ क्लोरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन दोनों एसिड स्टेबल हैं।
नाउ एरिथ्रोमाइसिन का ओरल एब्जॉर्प्शन इनकम्प्लीट है, जबकि क्लोरिथ्रोमाइसिन और अजिथ्रोमाइसिन जल्दी से ओरली दिए जाने पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं. नाउ फूड इंटरफियर्स एंड डिलेज एब्जॉर्प्शन ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरिथ्रोमाइसिन एज वेल एज अजिथ्रोमाइसिन, और इसीलिए इन एंटीबायोटिक्स को या तो खाने से आधा घंटे पहले या फिर खाने के 2 घंटे बाद दिया जाता है. नाउ एरिथ्रोमाइसिन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी. प्रोस्टेट ग्लैंड में ये हाई थेरेप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशंस में पहुंच जाता है. देन एरिथ्रोमाइसिन क्रॉसेस प्लेजेंटा, बट एरिथ्रोमाइसिन डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर. एरिथ्रोमाइसिन की 1.5 आवर्स की शॉर्ट हाफ लाइफ है. एरिथ्रोमाइसिन का कुछ भाग लिवर में मेटाबोलाइज हो जाता है और ये मेनली बाइल से एक्सक्रीट होता है. नाउ एरिथ्रोमाइसिन का माइनर रीनल एक्सक्रीशन होता है. एरिथ्रोमाइसिन और क्लोरिथ्रोमाइसिन दोनों हेपाटिक साइटोक्रोम P3A4 एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिससे कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरैक्शंस होती हैं, और इसी वजह से इन दोनों एंटीबायोटिक्स से QT प्रोलॉन्गेशन, सीरियस वेंट्रिकुलर अरिथमिया होने के कुछ केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं. Now, like erythromycin, clarithromycin is also widely distributed in the body. Clarithromycin tissues में ज़्यादा larger concentration में पहुंच जाती है in comparison to erythromycin. Clarithromycin also crosses placenta but does not cross blood-brain barrier. Now, low doses में clarithromycin की half life 3 to 6 hours है, पर high doses में क्लोरिथ्रोमाइसिन की हाफ लाइफ बढ़कर 6 to 9 आवर्स हो जाती है. नाउ लाइक एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरिथ्रोमाइसिन भी लिवर में मेटाबोलाइज होता है. क्लोरिथ्रोमाइसिन का मेन एक्सक्रीशन बाइल में होता है और लगभग 1/3 यूरिन में एक्सक्रीट होती है. नाउ जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं, क्लोरिथ्रोमाइसिन भी साइटोक्रोम 3A4 एंजाइम को इनहिबिट करता है, साइटोक्रोम P3A4 एंजाइम को इनहिबिट करता है. नाउ अजिथ्रोमाइसिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और मोस्ट प्रिफर्ड मैक्रोलाइड है. अजिथ्रोमाइसिन हैज़ एक्सटेंडेड एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम. इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स भी सबसे बेहतर है. बेटर टॉलरेबिलिटी, दूसरे मैक्रोलाइड्स के कंपैरिजन में ये सेफ ड्रग भी है. और इसके अलावा मैक्रोलाइड्स साइटोक्रोम P3A4 एंजाइम को भी इनहिबिट नहीं करते. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अजिथ्रोमाइसिन की टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ में ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में पहुंच जाता है. इसीलिए दूसरे मैक्रोलाइड्स के कंपैरिजन में अजिथ्रोमाइसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. अजिथ्रोमाइसिन की इंट्रासेलुलर पेनिट्रेशन हाई है. नाउ अगेन इम्पॉर्टेंट, अजिथ्रोमाइसिन मैक्रोफेजेस के अंदर भी हाई कॉन्सेंट्रेशन में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस और भी इफेक्टिव हो जाता है. अजिथ्रोमाइसिन की एंटीबैक्टीरियल एफिकेसी बढ़ जाती है. नाउ लाइक एरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन crosses placenta but cannot cross blood-brain barrier. Now azithromycin की लॉन्ग 50 आवर्स से भी ज़्यादा की हाफ लाइफ होती है. अजिथ्रोमाइसिन लिवर में मेटाबोलाइज नहीं होता और अजिथ्रोमाइसिन मेनली it is mainly excreted unchanged in the bile and around 10% is excreted in the urine. तो इन सभी मैक्रोलाइड्स में अजिथ्रोमाइसिन की फार्माकोकाइनेटिक्स बेस्ट है. अजिथ्रोमाइसिन एसिड स्टेबल है, अजिथ्रोमाइसिन की टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है और इसके अलावा हाई इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन है. सेल्स और टिश्यूज़ में हाई कॉन्सेंट्रेशन में पहुंचता है. मैक्रोफेजेस में भी हाई कॉन्सेंट्रेशन में पहुंच जाता है, मेटाबोलाइज नहीं होता. हाफ लाइफ 50 आवर्स से भी ज़्यादा की है
और साइटोक्रोम P3A4 एंजाइम को भी ये इनहिबिट नहीं करता। दस अजिथ्रोमाइसिन शोज इम्प्रूव्ड फार्माकोकाइनेटिक्स इन कंपैरिजन टू अदर मैक्रोलाइड्स। अब पढ़ते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मैक्रोलाइड्स। नाउ मैक्रोलाइड्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कई पेशेंट्स में माइल्ड टू सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, कभी कभी डायरिया भी हो सकता है। नाउ अजिथ्रोमाइसिन से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट कम होता है, पर माइल्ड जीआई अपसेट हो सकता है। देन एरिथ्रोमाइसिन और क्लरिथ्रोमाइसिन की हाई डोजेस रिवर्सिबल हियरिंग इम्पेयरमेंट कर सकती है। एरिथ्रोमाइसिन से हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, जिसकी वजह से स्किन रैशेस और फीवर भी हो सकता है। मैक्रोलाइड्स से हेपेटाइटिस भी हो सकता है। तो ये हैं मैक्रोलाइड्स के कुछ एडवर्स इफेक्ट्स। नाउ एरिथ्रोमाइसिन और क्लरिथ्रोमाइसिन से क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरैक्शंस हो सकती हैं। नाउ एरिथ्रोमाइसिन और क्लरिथ्रोमाइसिन साइटोक्रोम P3A4 एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। नाउ ये एंजाइम बहुत सारी ड्रग्स को मेटाबोलाइज करने में यूज़ होता है। अगर एरिथ्रोमाइसिन या क्लरिथ्रोमाइसिन को थियोफाइलिन, कार्बामेज़ेपाइन, वैल्प्रोएट, अर्गोटामीन, वॉरफेरिन जैसी ड्रग्स के साथ एडमिनिस्टर किया जाए तो इन ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। उसकी वजह से इन ड्रग्स की प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, और अगर इनकी डोज को ठीक से टाइट्रेट ना किया जाए तो इन सब ड्रग्स से टॉक्सिसिटी हो जाती है। उसी तरह एरिथ्रोमाइसिन और क्लरिथ्रोमाइसिन की वजह से टर्फेनाडिन, एस्टीमेजोल, सीसाप्राइड जैसी ड्रग्स की प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकती है, और जिसकी वजह से QT प्रोलॉन्गेशन, सीरियस वेंट्रिकुलर अरिथमिया और डेथ के कुछ केसेस रिपोर्ट हो चुकी हैं। सो azithromycin इज द सेफेस्ट एंड मोस्ट प्रिफर्ड ऑफ ऑल द मैक्रोलाइड्स। azithromycin का जो एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल है वो भी कंपैरेटिवली दूसरे मैक्रोलाइड्स के कंपैरिजन में सेफ है, और azithromycin साइटोक्रोम P3A4 एंजाइम को इनहिबिट भी नहीं करता है। अब पढ़ लेते हैं क्लिनिकल यूजेस ऑफ मैक्रोलाइड्स। ना जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, azithromycin इज द कॉमनली यूज्ड एंड मोस्ट प्रिफर्ड मैक्रोलाइड। नाउ azithromycin रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में हाईली इफेक्टिव है। नाउ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, देन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होने वाले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जैसे कि फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जैसे कि निमोनिया, देन एक्यूट एग्जैजर्बेशंस ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की ट्रीटमेंट में azithromycin यूज़ किया जाता है। देन लेजियोनियस निमोनिया जो कि लेजोनेला बैक्टीरिया से होता है, और एटिपिकल निमोनिया जो कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया से होता है, इन दोनों निमोनिया की ट्रीटमेंट में भी azithromycin फर्स्ट चॉइस ड्रग है। देन कुछ यूरोजेनाइटल इन्फेक्शंस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज में भी azithromycin मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग ऑफ चॉइस है, जैसे कि नॉन स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस यानी कि इन्फेक्शन की वजह से यूरेथ्रा में सूजन आना, और देन क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस से होने वाले जेनिटल इन्फेक्शंस, then granuloma inguinale caused by Calimactobacterium granulomatis. Now azithromycin is very effective in the treatment of sexually transmitted disease like cancroid or PPNG, that is penicillinase producing Neisseria gonorrhea. That means वो गोनोरिया जो कि रेजिस्टेंट नाइसीरिया गोनोरिया से होता है, उसमें भी azithromycin इफ़ेक्टिव है। देन स्ट्रेप्टोकोकल और कुछ स्टेफ्लोकोकल
बैक्टीरिया की वजह से होने वाले स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में भी अजिथ्रोमाइसिन इफ़ेक्टिव है। और इसके अलावा इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स अजिथ्रोमाइसिन इज़ वेरी इफ़ेक्टिव इन प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ Mycobacterium avium complex infections which are seen in the patients of AIDS. Now, multi-drug resistant टाइफॉइड फीवर के वो पेशेंट्स जो कि सेफेलोस्पोरिन से एलर्जिक हों, उनमें भी अजिथ्रोमाइसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा पैरासिटिक इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में भी अजिथ्रोमाइसिन इफ़ेक्टिव है। देन whooping कफ की ट्रीटमेंट में एरिथ्रोमाइसिन और अजिथ्रोमाइसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। नाउ जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, मैक्रोलाइड्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत इफ़ेक्टिव हैं। नाउ मैक्रोलाइड्स का एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जी के एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम से ओवरलैप करता है, क्योंकि पेनिसिलिन जी भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव होती है। और इसीलिए कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में एज एन ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन मैक्रोलाइड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। देन एरिथ्रोमाइसिन और अजिथ्रोमाइसिन को यूज़ किया जा सकता है इन द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ रूमेटिक फीवर एंड सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, देन डिप्थीरिया, सिफिलिस एंड गोनोरिया एंड लेप्टोस्पायरोसिस। इसके अलावा क्लोरेथ्रोमाइसिन इज अ component of ट्रिपल ड्रग रेजिमेन। ना ट्रिपल ड्रग रेजिमेन जो कि 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से कि एक ड्रग क्लोरेथ्रोमाइसिन है। इस ट्रिपल ड्रग थेरेपी या फिर ट्रिपल ड्रग रेजिमेन को पेप्टिक अल्सर डिसीज़ में हेलिकोबैक्टर पाइलोराई को इराडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कि पेप्टिक अल्सर डिसीज़ दोबारा ना हो। तो ये हैं क्लिनिकल यूजेस ऑफ मैक्रोलाइड्स और ये है फार्माकोलॉजी ऑफ मैक्रोलाइड्स। नाउ प्लीज़ नोट, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एकेडमिक इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए या फिर मैक्रोलाइड्स के यूज़ के लिए फिजिशियन को कंसल्ट करें। बिना फिजिशियन की सलाह के कोई एंटीबायोटिक ना लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।